अस्सलाम वालेकुम। एडिटर्स नावल है वहशत इश्क, एपिसोड 3। राइटर हैं वाइबा फ़ातिमा, वॉइस ओवर बाय अरफा। कोई चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नावल स्टार्ट करते हैं। हरम होर, मेरी बच्ची खाना बना लिया है तो उस दूसरे नालायक को भी उठा दो। माना कि आज कॉलेज से छुट्टी है, मगर ये क्या कि सारा दिन ही मुर्दों से शर्त बांध कर लेटे रहो। जी मम्मा, वो कहती उस दूसरे नालायक के कमरे की जानिब बढ़ी। हिबा उठो यार, उसने उसका सर तक ताना कंफर्टर खींचा। हिबा होर, महारानी उठ जाओ। उसने फिर से उसे आवाज़ दी मगर असर निदात। हिबा होर, महारानी उठ जाओ। उसने फिर से उससे आवाज़ दी। हरम समझ गई कि अब ऐसे नहीं काम चलने वाला, तो ज़ोर से चिल्लाई, मम्मा रहने दे, चप्पल मैं आवाज़ दे रही हूँ, उठने ही वाली है हिबा। अब तो हिबा मैडम तीर की तरह कंफर्टर से बाहर निकली थी, लेकिन जब दरवाजे की तरफ देखा तो कोई नहीं था। हरम के खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ पर वो तकिया लेकर हरम की जानिब लपक गई। वो बाहर भागी। सामने ही बाबर ऑफिस से थके हारे आ रहे थे जब वो दोनों उनके गिर्द गोल गोल घूमने लगी। इनकी खिलखिलाटों से सारी थकन मिनटों में उड़न छू हुई। पापा ये देखें इस चुड़ैल को। हरम बोलती उसके तकिए के वार से बचने को इधर उधर हुई थी। पापा, आप ही ने मेरी नींद खराब की। वो रूहान सी हुई। और ये तो पूरा खानदान जानता था कि हिबा नींद के मामले में कितनी लीचड़ थी। बेवक्त की और ऐसी गहरी नींद होती कि पास ढोल भी क्यों न बजा दिया जाए, वो टिस से मिस नहीं होती थी। पापा, मुझे मामा ने कहा था। मम्मा की चमची। और तुम पापा की। हरम ने हिसाब बराबर किया था। बाबर हंस दिए और अपनी दोनों कांच की आंखों वाली डॉल्स के गिर्द बाजू हमाल किए। ओके, झगड़ा खत्म करो, मगरिब का वक्त है। डिनर के बाद मैं अपनी डॉल्स को आइसक्रीम खिलाने लेकर जाऊंगा। और रियली पापा? हरम उनसे लिपटी। नहीं पापा, मुझे आइसक्रीम नहीं, चीज़ बर्गर खाना है। वैसे भी घर में भिंडी पकी है। सदा की फास्ट फूड की नदीदी हिबा ने भिंडी के नाम पर बहुत क्यूट और बुरा सा मुंह बनाया। उसके बस में होता तो अपनी कौमी सब्जी को अपनी कौम से ही बेदखल कर देती। इतनी जहर लगती थी उसे ये सब्जी। बाबर कहका लगाकर हंस पड़े। लगता है इस वेजी को घर में नहीं लाना चाहिए। क्या फ़ायदा जब मेरी गुड़िया ही भूखी रहे। वैसे खास पसंद तो हरम को भी नहीं थी, मगर वो वैसे खुलेआम रिस्क को बुरा कहने के हक में नहीं थी। वो दोनों बाबर और सिदरा बेगम की आंखों की ठंडक थी। दो ही बेटियां नवाजी थी उन्हें अल्लाह ताला ने, मगर वो दोनों उनकी बेहद लाडली थी। बाबर पढ़े लिखे थे और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में छोटा सा 2 पोर्शन का घर था। हरम एफएससी कंप्यूटर साइंस के 3rd सेमेस्टर में थी। हरम बेहद खूबसूरत, धुतिया रंगत, नाजुक सरापा, बेहद लंबे घने खूबसूरत बाल, सादा और संजीदा मजाज की थी। हिबा भी बेहद नाजुक अंदाज, शोको शरारती, सुर्खो सफ़ेद रंगत, लंबे घने स्याह बाल। दोनों बहनों की अपने पापा की तरह कांच की आंखें। जो भी कलर पहनती लगता कि इसी कलर की आंखें हैं। मगर आज तक उन पर किसी नामहरम की नज़र नहीं पड़ी थी। वो पर्दा करती थी मगर अपनी मर्जी से। मुकम्मल लिबास, स्कार्फ और हिजाब के साथ निकाब, सिर्फ आंखें नजर आती थी। बाहर निकलकर इन आंखों में भी ऐसे सर्द और सख्त तासरात होते कि यूनी में भी कभी किसी की जरूरत ना हुई उनके पास फटकने की। वो समी के सामने धुआं धुआं चेहरे लिए खड़ा था। समी, कौन है ये? वो धाड़ा। सर, ये पलविशा हैदर नवाब है। समी ने इत्मीनान से हाथ बांधे जवाब दिया। व्हाट? मगर ये तो प्रिया हाफिज सईद। सर, हमसे भूल हुई थी। हैदर नवाब की 2 बेटियां हैं, एक प्रिया जो कि मजूर है, दूसरी पलविशा जो कि अंदर है। हैदर नवाब ने कभी दुनिया पर यह जाहिर नहीं होने दिया कि उसकी 2 बेटियां हैं। बस सबको यही पता है कि उसकी एक ही बेटी है, वो मजूर है। और मैम को छुपा कर रखा, यकीनन आपके डर से। उसे पता था कि एक दिन आप उस तक ज़रूर पहुंचेंगे, और वो जो कर चुका है उसकी वजह से उसकी बेटियों तक। मैम को अपने सगे मामू हाफिज सईद के पास प्रिया ही की आइडेंटिटी से रखा हुआ था। वो गार्डियन हैं उनके, माँ बाप नहीं। मैम भी जानती हैं कि वो पलविशा हैदर है, हैदर नवाब की बेटी। इसलिए हमेशा रात के अंधेरे में ही अपने मामू के साथ मिलने आती हैं। परसों अपनी बहन की बीमारी का सुनकर आई हैं इस्लामाबाद से मुल्तान। ये मेरी गलती है, मुझे पहले ही प्रिया सईद की डिटेल सही तरह मालूम कर लेनी चाहिए थी। अगर कर लेता तो इस वक्त आप इस तकलीफ से ना गुजर रहे होते। उसके हर लफ्ज़ के साथ वीर का चेहरा लठी की तरह सफ़ेद हुआ था, और उसके चेहरे पर एक मरतबा फिर वहशत, जुनून और दरिंदगी छाई थी। वो हंसा। तकलीफ? मुझे क्या तकलीफ होगी? कोई तकलीफ नहीं मुझे, समझे? अंदर बस हैदर नवाब की बेटी है, और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो प्रिया हो या पलविशा। जाओ, वैन तैयार करवाओ। और फिर गिराया और फिर तन फन करता कमरे की जानिब बढ़ा। कमरे में आकर लाक लगाया। परी ने इस हैवान को एक मरतबा फिर अपनी जानिब बढ़ते देखा। वो तड़प कर फिर बेतहाशा रोती पीछे की जानिब खिसकी, जब वीर ने उसके पास बजानो बैठकर उसका नाजुक मुंह हाथ में दबोचा। नाम बताओ अपना और अपने बाप का। वो गराया। जाने क्या सुनना चाहता था। परी, प्रिया नाम है मेरा, और हाफिज सईद। झूठ मत बोलो, असली नाम बताओ। और मैंने तुम्हारे गार्डियन का नहीं, बाप का नाम पूछा है। वो चिल्लाया। उसके हाथ की उंगलियां बुरी तरह उसके गालों में पेवस्त हो रही थी। परी तकलीफ से बुरी तरह तड़पी।
बड़ी बड़ी ब्राउन आंखों में हैरत और सदमा भी था कि वो कौन है और ये सब कैसे जानता है, मगर अब सच बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। हाँ, पल पलविशा नाम है और बाबा हैदर नवाब। बस यही वो लम्हा था जब वीर का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा था। वीर ने उसका जबड़ा छोड़कर गर्दन दबोची, शायद इससे जानबूझकर पूछा था ताकि उसके मुंह से हैदर नवाब अदा हो और वो इंतकाम के अलावा सब कुछ भूल जाए, और ऐसा ही हुआ। उसने एक हाथ उसकी कमर में डालकर किसी गुड़िया की तरह उठाया और बेड पर फेंका और शर्ट के बटन खोलने लगा। सामने वाला वजूद ज़ल्ज़लों की ज़द में आया था और रूह तक कांपी। खुदा, खुदा के लिए छोड़ दो मुझे, जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। वो रोती बिलखती इस पत्थर से सर फोड़ रही थी। वो उस पर झुकने लगा। अभी उसे बाजू से पकड़कर थोड़ा ऊपर उठाया ही था जब वीर को अपने आप से और सामने पड़े बेबस कमज़ोर वजूद से बेतहाशा नफरत, कराहियत और घिन महसूस हुई। उसे लगा आज उसने ये कदम उठाया तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा, मर जाएगा। किसे रोने चला था, उससे या खुद को, अपनी मोहब्बत को, उसको, या खुद खुद की रूह को जिसमें वो बस चुकी थी। महज 2 मर्तबा के देखने पर उसके रूम रूम में बस चुकी थी। उसने झटपटाकर फिर उसे तकिए पर पटका। वो फूट फूट कर रो दी और शर्ट उठाकर धाड़ से दरवाज़ा खोलता बाहर आया। वो चाह कर भी इतना नीचे नहीं गिर सकता जितना गिरना चाहता था। समी समी वो शेर की तरह धाड़ा। समी जिसे ये भी नहीं पता था कि ऐसा ही होने वाला है, लाउंज के पिलर के पास ही खड़ा था। बोतल के जिन की तरह निकलकर सामने आया और उस लहूलुहान शेर को तड़पते देखा। जी हुक्म सर। निकाह को गवाहों का बंदोबस्त करो अभी 5-10 मिनट के अंदर, और रशीदा माई को उसके पास भेजो। इसे समझाने के आगे उसे क्या करना है, वरना यहीं इस लड़की को जिंदा गाड़ दूंगा। वो दांत पीसता बकता झुकता अपने कमरे में बंद हो गया, आकर बाल मुट्ठियों में भरे और बेड पर ढह गया। दिमाग झंझना उठा था। ठीक है नवाब, ये भी ठीक है, तुमने मुझसे ज़ेब को छीना, मैं तुमसे परी को छीन लूँगा। और वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ शाहवीर सुल्तान की। मैं उस पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगा। सारी ज़िंदगी तुम उसकी शक्ल देखने को तरसोगे। मैं उसे तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता, इतना तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उसे अपना बनाकर तुम्हें ज़रूर कांटों पर घसीटूंगा। वो अपने आप से मुखातिब था। बाहर समी ने इत्मीनान से काल मिलाई। हाँ ले आओ अंदर, मुझे पहले ही पता था ये सब ऐसे ही होने वाला है। वो लाख बुरे सही मगर ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और अपनी मोहब्बत के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है सब आ जाओ। रशीदा माई उसने आवाज़ दी। वो बेहद सेहतमंद मर्दाना से डेल डोल रखने वाली औरत किचन में ही थी, भाग कर बाहर निकली। जी हुक्म। जाओ मैडम को समझाओ, साहब निकाह करने वाले हैं उनके साथ, किसी भी तरह उन्हें राज़ी करो, किसी भी तरह, मतलब किसी भी तरह। मौलवी साहिब के सामने कोई बखेड़ा ना हो, वरना साहिब जिंदा नहीं छोड़ेंगे उन्हें भी और तुम्हें भी, अगर कोई गड़बड़ हुई तो। रशीदा माई मैम साहिबा के कमरे की जानिब बढ़ी, अपने मालिक के गुस्से से वाकिफ जो थी। वो कमरे में दाखिल हुई तो वह ढाल से तकिए की एक जानिब सर ढलकाए रोने में मसरूफ़ थी। आहट पर फिर सहम कर मचल कर उठी। सामने खड़ी औरत को देखकर वो फिर खौफजदा हुई, क्योंकि यही तो थी उसे यहाँ लाने वाली। रात तकरीबन 8 बजे का वक्त था। दोनों बाबा परीहा को लेकर अस्पताल गए थे। वो बहुत बीमार थी। उसका दिमाग दिमाग के कुछ टिश्यूज़ पे जान थी, जिसकी वजह से उसका निचला धड़ पैरालाइज था। वो और उसकी माँ फौजिया बेगम घर में अकेली थी। जब किसी मर्द औरत को मदद के लिए पुकारते उसने दरवाज़ा खोला था। उस औरत ने पानी का गिलास मांगा था। परी किचन की तरफ गई। उसके साथ एक और औरत थी। जब अचानक उन पर क़यामत टूटी थी। वो पानी लेकर बाहर आई तो हैरत से फटी आंखों से अपनी माँ का बेहोश वजूद देखा। वो चीखती चिल्लाती उससे पहले कि उसके मुंह पर भी तेज़ी से रुमाल रखा गया था। और फिर वो जिस खामोशी से आई थी, रात के अंधेरे में चादर में लिपटे एक नाजुक से वजूद को कंधे पर गिराए, इसी खामोशी से घर से निकलकर बाहर से लॉक लगाया और वहाँ से निकलती चली गई। रशीदा माई अंदर आई, उसके पाँव खोले और फिर हाथ। वो तड़प कर पीछे हटी थी। बेगम साहिबा मेरी बात गौर से सुनना। वो साहिब जो भी अंदर आया था, आपको पता तो चल ही गया होगा कि क्यों आया था तुम्हारे पास। अब सुनो, वो चाहता तो आपसे यूं ही ताल्लुक बना सकता था, मगर वो आपसे निकाह करना चाहता है। परी ने झटके और सदमे से उस बेहिस औरत को देखा जो एक औरत होकर उससे ऐसी बातें कर रही थी। अभी कुछ देर में आपका निकाह साहिब से होगा। अगर आपने कोई गड़बड़ की तो मैं तो मरूंगी ही, तुम्हारा खानदान भी मरेगा और बाद में तुम्हें इससे कोई भी बचा नहीं सकेगा। इसलिए बीबी साहिबा सोच समझ कर करना जो भी करो। वो उस पर क्यामत ढाती बड़ी लापरवाह सी उसे चादर उड़ाने लगी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई थी। जी, रशीदा ने पूछा। मैम को पर्दा करवा कर लाउंज में ले आओ, मौलवी साहिब आ गए हैं। समी ने परी के सर पर बम फोड़ा। खुदा के लिए मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे कैसे भी अपने घर वालों के बगैर किसी से शादी कर लूँ। मुझे जाने दो, मुझे मेरे बाबा के पास जाना है, खुदा के लिए। वो रोती गिड़गिड़ाती उसके सामने हाथ जोड़ रही थी। जाने देंगे साहब, जाने देंगे साहब, मगर अपना काम करके। आप चाहते हैं कि वो बगैर किसी रिश्ते से आपसे ताल्लुक जोड़ें, आपको अपने पास रखें, तो मुझे क्या। अभी मैं बाहर जाकर बता देती हूँ कि आप राज़ी नहीं। वो बाहर जाने लगी। परी के रोंगटे खड़े हुए उस हैवान का सोच कर। रुक जाओ, मैं चलती हूँ। उसने पर्दा किया और चेहरा निकाब से छुपाया।
बाहर लाउंज में मौलवी साहब, 3-4 और लोग और समी मौजूद था। वो खुद पत्थर जैसे तासरात लिए वहां बैठा था। उसका लरजता कांपता वजूद रशीदा माई ने मजबूती से थाम कर अपने पास बैठाया हुआ था। आंसू थे कि मुसलसल रवां थे। इजाब व कबूल का मरहला शुरू हुआ था। जब मौलवी साहिब दुल्हन की तरफ मतवज्जा हुए, पलविशा हैदर नवाब, क्या तुम्हें शाबिर सुल्तान के साथ ये निकाह सिक्का राजुल वक्त बाईबस 1 करोड़ हक महर के कबूल है? वो खामोशी से मुसलसल आंसू बहा रही थी जब शाहवीर ने लाल अंगारा आंखें उठाकर खून खवार नजरों से पहले उससे और फिर रशीदा माई को घूरा। रशीदा ने जो उसे कमर से थामा हुआ था, जरा सा उसकी नाजुक कमर पर दबाव बढ़ाकर उसे अपने साहिब की तरफ मुतवज्जा करना चाहा। परी ने भी नजर उठाई थी और सामने बैठे शख्स की नजरों की वहशत देखकर ही रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। उसने खौफ से लरजते दोबारा नजर चुकाई। मौलवी ने दोबारा पूछा, जी कबूल है। लरजती कांपती आवाज में उसने उस वहशी इंसान को जिंदगी भर के लिए कबूल किया। आज मरी हालत में अपने मौत के परवाने पर 3 दस्तखत कर दिए। शाहवीर ने भी उसी हालत में जाबो कबूल करके साइन किए। कुछ ही देर बाद वो मुबारकबाद देते सब मौलवी समेत वहां से जा चुके थे। वो इसी दिल दहला देने वाले तासरात लिए बैठा तेजी से पाँव झला रहा था। पास ही वो नाजुक सी गठरी बनी बैठी बस रोए जा रही थी। आखिर समी ही बोला, जाओ रशीदा माई, बैठी मुंह क्या देख रही हो, बेगम साहिबा को कमरे में छोड़ कर आओ। वीर कुछ भी ना बोला। रशीदा माई हड़बड़ाकर अपनी बेगम साहिबा के मरियल से वजूद को थाम कर उठी और वीर के कमरे के साथ वाले कमरे में लेकर जाने लगी थी। रशीदा माई, तुम्हारा दिमाग खराब है? अब बेगम साहिबा का भी वही कमरा है जो साहिब का है। पीछे से समीर इत्मीनान से वीर के सामने ही रशीदा को डबटते बोला था। वीर अब भी लापरवाह और लाताल्लुक सा बैठा रहा था, जबकि पलविशा का दिल किया कि अभी के अभी इस कमरे में नहीं, जहन्नुम में पहुंचने से पहले कहीं भाग जाए। उसके कदम वहीं जम गए। रशीदा तकरीबन घसीटते उसे वीर के कमरे में लाई थी और बेड पर बिठा दिया और फौरन चली गई थी। रात के 1 बज चुके थे और वो बड़े शौक से दोबारा रोने का शुगल फरमाने लगी थी। उसके बाप ने हमेशा किसी अनदेखी ताकत से उसे छुपाने के लिए खुद से दूर रखा था। वो लाख झटपटाई थी, तिल मिलाई, मगर उसके बाबा ने उसकी एक ना सुनी और इसे इस्लामाबाद भेज दिया था। मगर बेचारे की सब एहतियातें, सब स्कीमें धरी की धरी रह गई थी, क्योंकि अब वो परी हमेशा के लिए एक जिन के जिंदान में कैद कर दी गई थी। बाहर वीर उठा था और गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर जाने लगा था जब समी ने फिर पुकारा, सर अगर उन्होंने किडनैपिंग की FIR कटवाई तो भाड़ में जाएं सब, मुझे परवाह नहीं। बस DGI को एक कॉल कर देना कि ये FIR यहाँ के किसी भी थाने में नहीं कटनी चाहिए। वो कहता बाहर निकल गया। शाहमीर और सानी की बेतकल्फी बढ़ती जा रही थी। अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और ख़ुद को मोहब्बत की आग के शोलों वाली राह के मुसाफिर बना चुकी थी। दिलो जान से शाहमीर से मोहब्बत करने लगी थी और इस बात का बारहा इकरार भी कर चुकी थी। मगर शाहमीर ने हमेशा हंसकर टाल दिया और वाजिया कहा कि वो उसे सिर्फ दोस्त समझता है, उसके दिल में सानी के लिए कोई जज्बात नहीं। आज भी वो मरी वाले फार्म हाउस में मौजूद थे और फ्रेंड्स भी थे। पार्टी जोरों पर थी। हराम हलाल में फ़र्क भुलाए वो सब बिगड़ी औलाद एक दूसरे में मगन थे। हराम मशरूबात खुलेआम सर्व किया जा रहा था। ज़्यादा पीने की वजह से शाहमीर का सर झंझना उठा था, मगर उसमें इतनी विल पावर होती थी कि इतने नशे के बावजूद ना उसकी ज़ुबान लड़खड़ाती थी ना कदम। सबसे माजरत करता सबसे माजरत की, गाइस आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो आज की ये पार्टी यहीं पर फिनिश। मैं कुछ देर रेस्ट करना चाहता हूँ। सब बारी बारी उससे मिलकर जाने लगे थे, मगर सानिया वहीं बैठी थी। मीर ने अपने वफादार आदमी अजीज़ को इशारा किया। वो करीब आया। ये मैडम को पर्सनली तौर पर अपनी गाड़ी में उनके घर छोड़ कर आओ, मैं कमरे में जा रहा हूँ और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। वो ये कहकर अपने कमरे में चला गया। चले मैडम, अजीज़ ने कहा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं इधर ही हूँ, तुम जाओ। वो पता नहीं क्या चाहती थी। अजीज़ ने अजीब सी नज़रों से उसे देखा और बाहर चला गया। वो दिल के हाथों मजबूर शाहमीर के कमरे की तरफ बढ़ी। नामहरम की मोहब्बत जलील करती है, रुस्वा करती है, आजमाइश होती है, ये सोचे समझे बगैर वो उसके कमरे में दाखिल हो गई। वो शर्टलेस बेड पर ओंधा लेटा हुआ था, आहट पर झंझलाया। अजीज़, व्हाट्स द हेल, आई सेड डोंट डिस्टर्ब। कहते उसने पीछे मुड़कर देखा, अल्फाज मुंह में ही रह गए और सानी को देखकर हैरान हुआ। सानी, गई नहीं तुम अभी? नहीं मीर, मैं नहीं गई, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। वो कहती उसके पास आई। तन्हाई, भरपूर नशा और उस तन्हाई में उनके ऊपर हावी होता तीसरा शैतान। शाहमीर ने उसको हाथ से खींचकर अपने ऊपर गिराया। वो कटे डाल की तरह उसकी कुशादा कसरती सीने पर गिरी और सब बाल बिखर गए। कितने पास रहना चाहती हो डार्लिंग? मीर ने उसके चेहरे से बाल पीछे हटाते पूछा। जितने पास तुम कहोगे शाह। वो भी मोहब्बत की अंधी बहकी। तो फिर इधर आओ, ये कहते उसने करवट ले और उस पर झुकता चला गया। वो खाने की टेबल पर चेयर से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठा था। निम्रा ने उसके सामने खाना रखा और उसके बाल बखेरे। प्लीज़ अकापी, मुझे ये आपकी हरकत सबसे ज़्यादा जहर लगती है। वो मुंह बनाकर बोला। और मुझे अपने शहजादे का यूं मुंह लटकाना जहर लगता है। तुम सिर्फ हंसते अच्छे लगते हो और इस खूबसूरत डिम्पल की नुमाइश करते। ज़रा दिखाना मुझे कहीं खो तो नहीं गया। निम्रा ने उसे छेड़ा और उसके गाल पर डिम्पल की जगह उंगली रखी। प्लीज़ डोंट टेज मी प्लीज़।
अकापी मेरा मूड नहीं। प्लीज शाहजर निकल आओ इस फेस से बाहर। कोई बात नहीं यार, ऐसा तो होता रहता है। क्यों इतना हर्ट हो रहे हो? भाड़ में जाने दो उसे। अपनी लाइफ नए सिरे से स्टार्ट करो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है यार। और अब मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का ये फैसला खुद करूंगी और तुम बिल्कुल नहीं बोलोगे। निम्रा ने उंगली उठाकर वार्निंग दी थी। ओके फाइन, मुझे कुछ वक्त चाहिए, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। आप फैसला कर लेना, मुझे कबूल होगा। पता नहीं भाई और तानी निम्रा की 16 साल बेटी आपको कैसे झेलते हैं। वो सख्त झंझलाया था। ओके डन। वो मुतमईन होती हुई और आखिरी बात पर कहका लगाकर हंस पड़ी। दोनों बहन भाई खाना खाने में मसरूफ हो गए थे। वो सारी रात सड़कें नापता रहा था। बेमकसद एक होटल में बैठा रहा। जो सोचा था वो कर नहीं पाया था, और जो किया उससे दिल तो खामोश था मगर दिमाग कबूल करने से इनकारी था। सालिहा साल से इंतकाम की भट्टी में से लग रहा था अपने दुश्मन को शहमात देने के लिए, और अब उसी दुश्मन की बेटी को अपना लिया था। एहसाब बुरी तरह चटक रहे थे। अर्जी और सेब की दिलदोज चीखें और सर्द पुतलियां बार बार याद आ रही थी। जहनी और जिस्मानी थकन रूह तक उतरी तो 5 बजे के करीब वापस आया। पोर्च में गाड़ी खड़ी की और अंदर दाखिल हुआ। हर तरफ छाया सकूत, रगों में सुई सुई की तरह चुभा। लाउंज से होते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ा। ब्लैक पैंट, रेड टी शर्ट के ऊपर ब्लैक लेदर जैकेट, बिखरे बाल, थका हारा सा। उसे इस हाल में देखकर कौन कहता कि वो मशहूर बिजनेस टाइकॉन शाहवेर सुल्तान है। वो कमरे में दाखिल हुआ। लाइट जली हुई थी। एक अनजानी से रूम मुअत्तर करती खुशबू सांसों से टकराई। लापरवाह से इधर उधर देखे बगैर ड्रेसिंग रूम गया। ट्राउजर और टी शर्ट ली, वॉशरूम किया और फ्रेश होकर बाहर आया। अब बस हो चुकी थी। नजर बेख्तियार पूरे कमरे में दौड़ाई। वो कहीं नजर नहीं आई। बेड और सोफा खाली मुंह चढ़ा रहा था। फौरन माथे पर बल आए थे। इससे पहले कि फिर अपना आपा खो जाता, बेड की जानिब बढ़ा तो बेड की दूसरी तरफ कारपेट पर ढलका सा आंचल नजर आया। बेख्तियार दूसरी जानिब गया। दोजानो उसके करीब बैठा। वो जमीन पर कारपेट पर ही पाँव से लेकर गर्दन तक दुपट्टा मजबूती से खुद से लिपटाए, खौफ भूख से निढाल और थकन से चूर, बहुत गहरी नींद में थी। आखिर कितना रोती, रोते रोते ही गहरी गनोदगी में गई थी। रोने से आंखें इर्द गिर्द से और नाक लाल सुर्ख हो चुकी थी। सोते में भी वो बहुत ज्यादा सहमी हुई सी बच्ची लग रही थी जो अपनों से बिछड़ गई हो। वो उसे देखते ही दुनिया भुला बैठा था। सिर्फ याद था तो इतना कि वो उसकी है, शरई और कानूनी तौर पर सिर्फ शाहवेर सुल्तान की। वो उसका मजाजी खुदा है, उसके जिस्म जान का मालिक। उसे अब उस बात का भी एहसास हो चला था कि वह जाने कब से भूखी थी। शाहवेर सुल्तान की बीवी पहरों से भूखी थी। मुझे का खेस, मगर नहीं, समी भला इतना लापरवाह कैसे हो सकता था। अब टेबल पर नजर पड़ी तो वहां खाने की ट्रे रखी हुई थी, मगर उसमें से एक नवाला भी नहीं तोड़ा गया था। उससे अफसोस हुआ। उस पर झुका, नरमी से उसे बाजुओं में भर कर उठाया, बेड पर लेटाया और कंफर्टर उड़ा दिया। खुद भी बेड की दूसरी साइड लेटकर आंखें मूंद ली और बहुत जल्द गहरी नींद में चला गया था। भूख प्यास से बेचैन से सुबह उसकी तकरीबन 9 बजे आंख खुली। खुद को बेड पर और पहलों में उस शख्स को दूसरी करवट लेकर सोते देख फिर सहमी, मगर फौरन आहिस्तगी से बेड से उतरे, बगैर आवाज के दरवाजे की जानिब बढ़े और फिर काफी देर दरवाजे से घुली, मगर वो भी अपने माली की तरह वैसे ही लगता था, खुल कर ना दिया था। उसे इस मकतलगाह से निकलना था। यही मौका था। पीछे मुड़कर देखा। चाबी, हाँ चाबी होगी साइड टेबल की ड्रॉ में। वो दबे कदमों कप कपाते वजूद से उसकी जानिब आई। टेबल के ऊपर नहीं थी। दुजानो बैठी ड्रॉ खोलने को कप कपाता हाथ आगे बढ़ाया। वो जो उसकी बेड से उतरने पर ही जाग चुका था, बंद आंखों से उसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। उसने ड्रॉ खोला। एक नज़र उस सोए जिन पर भी डाल देती। खौफ तो ऐसा था, ऐसा महसूस हुआ जैसे वो देख रहा था उसे। चाबी नजर आई, बिल्कुल आहिस्तगी से उठाई और फिर दरवाजे की जानिब आई। एक उम्मीद दिल में जागी। चाबी नॉब में घुमाई, मगर बेआवाज आंसू फिर गाल भिगोने लगे थे। ये तभी अपने पीछे आहट पाकर उसकी रूह फना हुई। झटके से पीछे मुड़ी तो वैश्य ज़दा सी आंखों से संजीदगी से दोनों हाथ बांधे उसे देखने में मसरूफ था। दरवाजे से लगी वो चीज जान से लरजी। दरवाजे का सहारा ना होता तो कब की जमीन बोस हो चुकी होती। क्यों अपनी छोटी सी जान को मुशक्कत में डाल रही हो जान? ये डोर मेरे फिंगरप्रिंट से खुलता है। सर्द सा भारी लहजा, भोजल लहजा छोटे छोटे कदम उठाता करीब आया। परी की जान लबों पर आई, क्योंकि अब उसकी शोला बार आंखों में रात वाली वहशत थी। और एक बात और अच्छे से सुनो और जहन नशीन कर लो, तुम्हें अब हमेशा मेरे पास रहना है। दुनिया में किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारा। अपनी पिछली जिंदगी तो बिल्कुल ही भूल जाओ। कोई हवाला, कोई रिश्ता नहीं तुम्हारा किसी से। परी ने झटके से उसे सर उठाकर तहैयुर से आंखें फैलाई सामने खड़े पागल आदमी को देखा, जैसे कि उसकी जहनी तवाज़ुन पर शक हुआ हो। मेरे पास से कहीं दूर जाने और मुझसे भागने का तो सोचना भी मत। जब जब ऐसा करोगे तब तक तुम्हें अपनी नाजुक जान पर सजा झेलनी पड़ेगी। अब भी तुमने मेरे ड्रा से निकालने की जुर्रत की ड्रा से निकालने की जुर्रत की, भागने की नीयत से। सजा खुद तय कर लो। मैं फ्रेश होकर आता हूँ।
इतने में वो ये कहता उस पर कैमरा उठाता, ड्रेसिंग रूम से कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। उसने कब की रुकी हुई सांस बहाल की थी। सजा, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। अब क्या करने वाला है वो उसके साथ? वो फिर सहमी और भीगे चेहरे के साथ वहीं बैठती चली गई। उसने खड़े होकर एक मिनट पर फिर चाबी घुमाकर कोशिश की। इस मत पर शायद तकदीर को उस पर रहम आया जो जिंदान का दरवाज़ा खुलता चला गया। वो बाहर निकलकर बेरोनी जानिब भागी। लॉन में निकलने लगी तो लॉन्च के दरवाजे पर ही कदम रुकने पड़े, क्योंकि सामने ही बिल्कुल ये बड़े बड़े मुंह और नुकीले दांतों वाले 4 बुलडॉग्स खड़े पूरे लॉन में फिर रहे थे। उन्हें देखकर पूरी जान से लर्जी और माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। नहीं सुनी ना तुमने मेरी बात? अब सजा यही है। चलो अपने डॉग से तुम्हारा इंट्रो कराता हूँ। सरसराता लहजा। वो मुड़कर अंदर भागने लगी जब एक वहशी से लम्स की मजबूत पकड़ अपने बाजू पर महसूस हुई। नहीं, मुझे जाने दे, मुझे डर लगता है। वो बुरी तरह मचली। इस बेहिस शख्स से कोई बैद नहीं था कि उसे इन डॉग्स के सामने ही फेंक देता। वो ज़बरदस्ती उसे दरवाजे तक लाया। सब नौकर अपना अपना काम कान दबाकर कर रहे थे। किसी की भी जरूरत ना हुई कि वीर की तरफ देखे। वो छोड़ो छोड़ो की गर्दान करती तड़पती रही। हाय टाइगर्स, कम हेयर। उसने डॉग्स को आवाज़ दी। वो दुम हिलाते उसके पास आए। समीर लॉन में ही था। समीर और गार्ड्स ने उनकी जानिब पीठ कर ली थी। परी के उसान खता हुए थे। वो बुरी तरह बाजू छुड़ाने के लिए मुजाहमत करने लगी थी जब अचानक वीर ने उसका बाजू छोड़कर कमर से दबोचा और हल्का सा उसे झुकाया। डॉग्स वीर के सामने दुम हिलाते रहे थे मगर परी को देखकर गुराए। नो नो टाइगर्स, ये भी अब इस घर की मालकन है, मगर सिर्फ घर के अंदर तक। मेरे बगैर अगर लॉन में एक कदम भी निकाला तो तुम्हारा डिनर, ओके? परी ने तड़पना बंद किया और उसकी शर्ट जोर से मुट्ठी में जकड़कर आंखें जोर से बंद कर ली। उसकी इस हरकत पर वीर का शरारती सा डिम्पल पल भर कर उभर कर मदूम हुआ था। डॉग्स ने परी का दुपट्टा सूंघा और अपनी नई मालकिन की पहचान की। अब उसके पाँव में भी लुटने लगे थे। परी का चेहरा बंद आंखों में भी लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ गया था जब उसे शायद उस पर रहम आया। उसके बेजान से होते वजूद को बाजुओं में भरा और अंदर की जानिब आया। उसने अब भी पूरी तरह से उसकी शर्ट मुट्ठी में जकड़ी हुई थी। रशीदा माई, हमारा ब्रेकफास्ट रूम में ही लगवा दें। उसने आवाज़ दी और कमरे में चला आया। यूं ही उसे लिए ला ताल्लुक सा खड़ा रहा। परी को अपनी सिचुएशन का होश आया तो उसके रोंगटे खड़े हुए थे। बाहर डॉग्स, अंदर ये दरिंदा। जाए तो कहाँ जाए? मुझे नीचे उतारें वो मछली। उतर जाओ। लापरवाह सा अंदाज था। छोड़े मुझे। झंझलाकर उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर हटाना चाहा। जितना तुम मेरे सामने ये छोटे छोटे लफ्ज़ दोहराते हो, मुझे तुम्हारे करीब आने की और तुम्हें पकड़ने की और जिद हो जाती है। ये कहते उसने उसे नीचे उतारा मगर वो लपक कर उससे दूर होने लगी। उसका ये अमल वीर को आग लगा गया था। उसकी कलाई फिर गिरफ्त में ली। खबरदार मुझे छुआ, डोंट टच मी। परी ने तंग आकर दांत पीसे। वीर की रगे तनी। टच की क्या बात करती हो जान? कलाई अपनी जानिब खींची। वो उसके सीने से आ लगी। कमर को दूसरे हाथ की गिरफ्त में लिया। तुम्हें टच करने का परमानेंट लाइसेंस ले चुका हूँ मैं रात। इतनी जल्दी भूल गई? परी की आंखें डुबडुबाई। डोंट यू डेयर जान, इन आंसुओं को बेमोल मत करो वरना मैं अपने लबों से चुनूंगा इन्हें। परी की सांस अटकी। इतने ही में दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई। परी की इस जिन से गुलखलासी हुई। यस कम ऑन। रशीदा माई खामोशी से अंदर आई और इधर उधर देखे बगैर टेबल पर नाश्ते की ट्रे रखी और चली गई। एक नज़र वीर ने उस पर डाली जो कुछ फासले पर खड़ी बुरी तरह उंगलियां चटखटा रही थी और बेदर्दी से अपने लब दांतों तले कुचल रही थी। वो भुनाकर फिर उसके करीब गया और फिर पीछे हुई और दीवार से लगी। वीर ने शहादत की उंगली से उसके दांतों तले से लब निकाला। ओहो, उनके साथ ये सलूक करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। आइंदा ऐसा करने का सोचना भी मत। उसकी बात पर परी को कराहियत महसूस हुई और बुरी तरह सिटपट आई। दिल में उसे कोसा, बेहुदा दरिंदा। इधर आओ। उसे कलाई से पकड़कर सोफे पर बैठाया। चलो ब्रेकफास्ट करो, हरी अप। मैं ड्रेसिंग रूम में जा रहा हूँ, वापस आऊँ तो ये सब फिनिश हो। ये कहता वो ड्रेसिंग में चला गया। पता था वो उसके सामने कुछ नहीं खा पाएगी। भूख तो शदीद किस्म की लगी थी। नाश्ता भी मज़े का था, हर चीज़ थी। उसने उस तालीम पर 2 हर्फ भेजे और नाश्ता करने में मगन हो गई। एक क़यामत थी जो हैदर नवाब पर सारी रात गुजरी थी। हॉस्पिटल से प्रिया को घर लेकर आए तो घर के बाहर से कुंडी लगाई गई थी। छठी हिस्स ने खतरे का अलार्म बजाया। भागकर अंदर गई तो फौजिया बेहोश थी और उनकी फूलों जैसी नाजुक बच्ची किसी के इंतकाम की भीड़ चढ़ चुकी थी। परी गायब थी और ये काम सिर्फ शाहवीर सुल्तान ही कर सकता था। वो लाख छटपटाए इर्द गिर्द के थानों में रिपोर्ट लिखवाने गए मगर किसी ने ना सुनी। हाफिज सईद भी साथ थे। हर तरफ से नाकामी पर बेतहाशा रोए। अगले दिन तक जले पैर के बिल्ली की तरह तड़पते रहे। पता नहीं वो दरिंदा उनकी मासूम बेटी के साथ क्या सलूक कर रहा होगा। ये सोच ही एक बाप को जिंदा दरगोर करने को काफ़ी थी। फिर सईद ने ही इस्लामाबाद फ़ोन किया। बहुत इज्जत थी उनकी। 1-2 दोस्त की पहुंच थी। इतनी कि इस्लामाबाद से फ़ोन आया तो यहाँ के थाने में उनकी किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ी और अब वो पुलिस और हाफिज सईद के साथ अपनी बेटी की बाजियाबी की उम्मीद दिल में लिए वहाँ से जा रहे थे। जारी है जी। तो रीडर्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह हाफिज़।